2024 की लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर आई। 2024 में क्या जेल जाएगा सभी भ्रष्टाचारी या सिर्फ एक तरफा छापेमारी? दोस्तों, मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब वही भ्रष्टाचार मोदी सरकार को 2024 में डुबाएगा, क्योंकि मोदी का ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई जारी है और चुनाव आते आते ये और तेज होगा। मोदी जी ने ठान लिया है कि देश के सभी विपक्षी भ्रष्ट नेताओं को या तो जेल भेजेंगे या फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, जो अब मोदी जी को महंगा पड़ रहा है। विपक्ष ने ऐलान किया कि 2024 की लड़ाई जिन मुद्दों पर लड़ा जाएगा उसमें से एक बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। दोस्तों, पिछले 9 सालों में भाजपा ने कितने भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी है और कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई है, ये जानना आज जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने क्यों कहा कि ये ऑपरेशन ईडी मोदी पर उल्टा तीर साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, महज 2 महीने बचे हैं चुनाव के लिए। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी ने दावा किया कि वो हैट्रिक करने वाले हैं। भाजपा इस बार 400 पार करने वाली है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में क्या वाकई विपक्ष आगे है या मोदी सरकार, मोदी जी के नेता मंत्री आगे हैं? इसको टटोलने की जरूरत है। पिछले 1 महीने में 3 राज्य में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। ये सब विपक्ष शासित प्रदेश है। झारखंड, बंगाल और ओडिशा में छापेमारी होती है महज 1 महीने पहले। अब ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ों को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगी। दोस्तों, किन किन राज्यों में छापेमारी हुई आपके स्क्रीन पर इनकम टैक्स ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। अब इनकम टैक्स की रेड पर ये जो 1 महीने पहले चुनाव से बिल्कुल एकदम सामने सामने, जब 3 राज्य में नहीं 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में जब चुनाव हुआ उस वक्त जो छापेमारी हुई थी। अगर झारखंड की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस नेता की वो तस्वीर सामने आई थी जहां नोटों की गड्डी जो है एकदम बिछा के रखा गया था। करोड़ों का डील हुआ था, करोड़ों का घोटाला जो है, या ब्लैक मनी, घोटाला नहीं कहेंगे, ब्लैक मनी जो है वो सामने आया था। ईडी की रेड पर बात करें दोस्तों, तब मोदी जी ने बड़ा बयान दिया था, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और इनके ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी है, ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, इनकम टैक्स के उस रेड के बाद जब नोटों की गड्डी वाली तस्वीर सामने आई थी, कांग्रेस नेता सामने आए थे, तो मोदी जी ने ये बयान उन्होंने दिया था। लेकिन अब मैं एक एक करके बताऊंगी आपको कि मोदी जी के पास कितने भ्रष्ट नेता हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि मोदी जी 2 ही चीज चाहते हैं, या तो भ्रष्ट नेता जेल चले जाए, विपक्षी भ्रष्ट नेता जेल चले जाए, या तो वो फिर बीजेपी में शामिल हो जाए। तो वही इनकम टैक्स की रेड पर स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया था वो भी आपके स्क्रीन पर। मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। स्मृति ईरानी कहने के बाद अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं पर ज्यादा शिकंजा कसा है या अपने नेताओं पर ज्यादा शिकंजा कसा है। इसमें कितने भ्रष्ट नेता मोदी जी के हाथ पकड़कर पार्टी में शामिल हुए, एक एक कर आपको बताऊंगी। सीबीआई का शिकंजा, यूपीए वर्सेस एनडीए, यानी 2004 से 14 के बीच 72 नेता जो है वो सीबीआई के शिकंजे में आए थे, जिसमें 43 नेता जो है वो विपक्ष के नेता थे। करीब करीब आप मान सकते हैं कि 60% विपक्षी नेताओं पर 2004 से 2014 के बीच यूपीए की सरकार में कार्रवाई हुई थी। वहीं अगर एनडीए की बात करें, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें, तो 2014 से 2022 तक सिर्फ 8 साल में, ये 8 साल का ही डेटा सामने है, 8 साल में 124 नेताओं पर दोस्तों 124 नेता सीबीआई के शिकंजे में रहे, जिसमें विपक्षी नेता दोस्तों 118 है, जिससे भाजपा के कोई नेता कुछ भी नहीं किए।
और किए या नहीं किए ये आगे आपको पता चलेगा एकदम डेटा के साथ। तो करीब करीब हमने देखा कि 95% विपक्षी नेता जो है वो एनडीए की सरकार में, मोदी जी की सरकार में सीबीआई के शिकंजे में है। वहीं दोस्तों अब ईडी का भी डेटा देख लीजिए। ईडी की जांच किस किस पर आंच, यूपीए बनाम एनडीए। 2004 से 2014 तक कुल जो है यूपीए की सरकार में 26 नेताओं पर कार्रवाई हुई। ईडी ने कार्रवाई किया जिसमें 14 जो है विपक्षी नेता रहे। करीब करीब 54% विपक्षी नेताओं पर जो है ईडी ने शिकंजा कसा था और बाकी जो 46% नेता थे वो अपने ही पार्टी के या अपने ही गठबंधन के नेता थे। इतनी हिम्मत जो है वो यूपीए की गवर्नमेंट में थी। लेकिन एनडीए को फिर से यहां पर देखिए, मोदी जी की सरकार को यहां पर आप देखिए कि करीब करीब 121 नेताओं पर कार्रवाई हुई। ईडी ने कार्रवाई करी जिसमें 115 नेता सिर्फ विपक्ष के हैं, यानी करीब करीब विपक्ष पर शिकंजा जो है वो 95% है। अब आप समझ रहे होंगे कि मोदी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में वो दम नहीं कि अपने नेताओं पर वो कार्रवाई कर सके, क्योंकि कैसे कार्रवाई करेंगे, वो तो सबके सबको अपने पार्टी में, अपने ही पार्टी में शामिल कर लिया था। अब दोस्तों ईडी के निशाने पर सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस के 24 नेता हैं, टीएमसी की 19 नेता हैं और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, एनसीपी, शरद पवार की जो पार्टी है, अगर 14 से लेके 22 तक का मैं डेटा बताऊं तो करीब करीब 11 नेता जो है वो ईडी के शिकंजे में है। अब दोस्तों एक एक कर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मोदी जी के कार्यकाल में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो किस तरह से जेल में हैं, किस तरह से वो जेल में सड़ रहे हैं, मैं एक एक कर आपको बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों आपको याद होगा ये शख्स जो है अजीत पवार। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप है और अभी फिलहाल वो जो है महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है। बीजेपी के साथ जाके, एकनाथ शिंदे के साथ जाके उन्होंने हाथ मिलाया और जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, उन पर जो सिंचाई घोटाला चल रहा था, उस पर जो कार्रवाई चल रही थी, वो एकदम जो है कार्रवाई ठप पड़ गई। यानी जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो गए या एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, डिप्टी सीएम बनाए गए, वैसे तुरंत उन पर जो कार्रवाई चल रही थी, जो जांच चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल पर एविएशन घोटाले का आरोप है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं ना, उसे चुन चुन कर मोदी जी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और ये प्रफुल्ल पटेल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई सरकार इस वक्त नहीं कर रही है। ये बीजेपी में शामिल है। एविएशन घोटाले का इन पर जबरदस्त आरोप लगा था। वहीं हसन मुशर्रफ की बात करें तो शुगर मिल घोटाला जो है, इन पर इस चीज का आरोप है। जैसे वो भाजपा में शामिल हुए, बस भारतीय जनता पार्टी ने हाथ धो लिया उनसे। नारायण राणे दोस्तों, उन पर हाउसिंग घोटाले का आरोप है और वो जो जांच चल रही थी उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया और वो अभी कहां पर है आप अच्छे से जानते हैं। वहीं पर दोस्तों हेमंत विश्व शर्मा पर एक सिर्फ घोटाले का आरोप नहीं है, उन पर 2-3 घोटाले का आरोप है, जिसमें एक घोटाला तो वहां के जल को लेकर के हैं असम में और दूसरा सबसे बड़ा घोटाला जो है शारदा चिटफंड घोटाले में भी हेमंत विश्व शर्मा का नाम सामने आया था। लेकिन वो पहले जो है वाटर सप्लाई, गुवाहाटी में वाटर सप्लाई का एक घोटाला उन्होंने किया था, ऐसा आरोप उन पर है, उस पर कार्रवाई चल रही थी। फिर शारदा चिटफंड में उनका नाम सामने आया, उस पर कार्रवाई शुरू हुई सीबीआई की और जैसे ये सब हुआ तो कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और वो जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो राहुल गांधी को और गांधी परिवार को गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं और मोदी जी की चरण वंदना करते हुए नजर आते हैं। वजह क्या है दोस्तों? वजह यही है कि उन पर जो जांच चल रही थी, अब वो जो जांच है उसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। आगे इस जांच की कोई कार्रवाई केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी नहीं कर रही है। अब दोस्तों शुभेंदु अधिकारी, आपको याद होगा बंगाल चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के आगे खड़ा किया था। यही शुभेंदु अधिकारी ममता के बहुत करीबी माने जाते थे। उन पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा था
वो चिटफंड घोटाले में रंगे हाथ पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, लेकिन बावजूद उसके वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। उसका वीडियो वायरल था। उनका वीडियो जो है एक समय में भारतीय जनता पार्टी खुद वायरल किया करती थी, लेकिन जैसे शुभेंदु अधिकारी ममता के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी में बंगाल चुनाव से पहले शामिल हो जाते हैं, वैसे ही वॉशिंग मशीन में धुलकर वो सफेद हो जाते हैं। उन पर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो है कि वो रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पाए गए थे, पैसा लेते हुए पाए गए थे, करोड़ों का डील करते हुए पकड़े गए थे। वो फोटो भी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। लेकिन तब जांच शुरू हुई, जैसे वो टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, आगे कोई कार्रवाई इस जांच की नहीं हुई। फिलहाल के लिए उन पर जो कार्रवाई चल रही थी, जो जांच चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया दोस्तों। अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये सारे भ्रष्ट नेता जो हैं वो कहां पर है, कौन सी पार्टी में है, क्योंकि अभी तक चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, चाहे हम ममता की भतीजे अभिषेक बैनर्जी के बारे में बात करें, चाहे जेएमएम झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन के बारे में बात करें, उधर साउथ में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बारे में बात करें, एनसीपी के बारे में बात करें, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बारे में बात करें, किसी पर भी जो है ईडी, सीबीआई किसी तरह की जांच के नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और ना ही उन्हें दोषी के तौर पर वो लोग माने अभी तक। लेकिन वो सबके सब नेता पर या तो ईडी और सीबीआई के शिकंजे में नेता हैं, या तो वो जेल में हैं। उसमें से कुछ नेता हो सकते हैं 2024 चुनाव में जेल से चुनाव लड़े। लेकिन भाजपा के इन नेताओं का क्या होगा जिनका नाम लेख करके, उनके घोटालों का नाम लेकर के मैंने आपके सामने रखा, जिन पर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार खुद कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जैसे वो पार्टी छोड़ करके, विपक्ष को छोड़ करके सत्ता पक्ष में शामिल हो जाते हैं, उन पर जितने भी आरोप थे, जो जांच चल रही थी, सब जांच को कहीं ना कहीं जो है बंद करवाया गया। वजह क्या है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। अब एक खबर मैं आपको और दे देती हूं। जिस भ्रष्टाचार के बारे में मोदी जी बात करते थे ना, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, वो बहुत हुआ भ्रष्टाचार किस तरह से आज भी जारी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मोदी जी ने यह भी कहा था भ्रष्टाचार में कि हम काले धन को वापस लाएंगे। मोदी जी ने जब 2016 में 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि सारे काले धन को हम वापस ले आएंगे। 500,000 के नोट जो अमान्य घोषित किए गए थे, उनका करीब करीब रकम जो था वो था 15.41 लाख करोड़ आरबीआई रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन जब ये सारे के सारे डिमोनेटाइजेशन होने के बाद करीब करीब 99% रकम 500 और 1000 के नोट ना फिर से वापस आ गए, जिसका रकम था करीब करीब 15.31 लाख करोड़ रुपए। 99% काले धन फिर से सर्कुलेशन में शामिल हो गए, यानी काले धन जो है वो सफेद होकर के फिर से वापस आ गए देश में। यह था मोदी जी का काला धन खत्म करने का तरीका। तभी तो 5 जजों की संविधान पीठ ने जब डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में फैसला सुनाया था, उनमें से एक जज जस्टिस नागरत्ना ने इस डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ में जाकर फैसला सुनाया था। दोस्तों, अब आप हमें बताइए, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा करके नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, क्या वो भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए? क्या वो अपने वादों पर, दावों पर खड़े भी उतर पाए, प्रॉमिसेस पर खड़े उतर पाए? शायद नहीं। और इसी मुद्दे को अब विपक्ष, इंडिया गठबंधन भुनाने में लगेगा और भुनाने की कोशिश करेगा, ताकि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते मनमोहन सिंह की सरकार, जिसने इकोनॉमी में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे कहां से कहां पहुंचाया था, उस सरकार को भी ना भ्रष्टाचार के चलते 2014 में हाथ धोना पड़ा था। और क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है भ्रष्टाचार के चलते हाथ धोना पड़ेगा, या यहां पर भी आस्था और ईवीएम को मिला करके भारतीय जनता पार्टी आगे निकल जाएगी? इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर, इस रिसर्च पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, दबा करके शेयर करें, ताकि सच हर कोने कोने तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।